बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीपीसी में काफ़ी कोर्स कवर कर लिया है और उसके बाद हम जो इवन मिसिंग टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएं या मैक्सिमम हद तक कंप्लीट हो जाएं। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर 35 में से इंटरप्लीडर सूट के हवाले से। इंटरप्लीडर सूट इंटरप्लीडर सूट हम उसको कहते हैं जिस सूट में जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर हम लें कि मुझे क्लास में क्लासेस खत्म हो गई और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के कैंपस में एक मोबाइल मिला है, ठीक है ना। अब मैं जस्ट सूट फाइल कर रहा हूँ कि वो जिसका ये मोबाइल है वो सामने आ जाए, मोबाइल ले जाए। अब मुझे क्या पता है किसका मोबाइल है। अब 10 क्लेमेंट आ गए सामने और 10 क्लेमेंट्स में से मुझे क्या पता कि एक्चुअल क्लेमेंट कौन है, ये मोबाइल किसका है, ठीक है ना। तो लिहाजा कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। सेकंडली कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट किस हद तक है। प्लेंटिफ का इंटरेस्ट एक तो ये है कि उसका वो प्रॉपर्टी जिसकी है वो उसके हवाले हो जाए। सेकंडली उसका ये है कि अगर उसका उस पर कोई खर्चा है उसकी हिफाजत पे, मसलन वो ज्वेलरी थी, कोई और प्रॉपर्टी थी और इस पर्पज के लिए उसने लॉकर वगैरह रखा, उसके उसने चार्जेस पे किए, तो ये चार्जेस, ये कास्ट, सूट का खर्चा वगैरह, इसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि ये खर्चा उसे दिलवाया जाए। बाकी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जो प्रॉपर्टी, वो भले मालिक को दे दी जाए। तो ऑर्डर 35 के जो रूल 1 है ये बताया, प्लेंट एंड इंटरप्लीडर सूट इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी टू प्लेंट्स। हर इंटरप्लीडर सूट में प्लेंट के हवाले से जो
नेसेसरी स्टेटमेंट है उसके अलावा वो प्लेंट में मेंशन किया जाएगा कि that the plaintiff claims no interest in the subject matter in dispute other than for charges or cost. प्लेन में बताया जाएगा कि जो प्लेंटिव है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर में मां सवाए इसके जो अखराजात है उस पे। The claims made by the defendants severally and that there is no claim between the plaintiff and any of the defendants। ये कि जो डिफेंडेंट्स जो क्लेमेंट है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। और लास्टली के प्लेंटिफ का किसी भी डिफेंडेंट से कोई गठजोड़ नहीं है, कोई मिली भगत नहीं है। तो ये बात इन एडिशन टू अदर रिक्वायरमेंट्स और स्टेटमेंट मेंशन इन द प्लेंट, ये बात उसमें प्लेंट में मेंशन की जाएगी। Where the thing claimed is capable of being paid into court or placed in the custody of court, the plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. अगर वो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जो प्रॉपर्टी है, वो ऐसी है कि जो कोर्ट में पे की जा सकती है या कोर्ट में जमा कराई जा सकती है, तो प्लेंटिफ को वो पे या जमा करवाना होगी। मसलन कोई इंस्ट्रूमेंट है, मसलन जो प्लेंटिफ को जो चीज मिली है या जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो पैसों से भरा हुआ बैग है, तो उसने वो कोर्ट में जमा कराया है। या इस तरह से मसलन कोई ज्वेलरी है या कोई और अदर आइटम्स है, तो वो जो पैसे हैं, जो आइटम्स हैं, वो आइटम्स उस प्लेंटिफ को कोर्ट में जमा करवाना होंगे। रूल 3 में बताया गया है कि वेयर procedure where defendant is suing plaintiff, where any of the defendant in an interpleader suit is actually suing the plaintiff in respect of the subject matter of such suit. The court in which the suit against the plaintiff is pending shall, on being informed by the court in which the interpleader suit has been instituted, stay the proceeding as against him, and his cost in the suit so stayed may be provided for in such suit. But if and in so far as they are not provided for in that suit, they may be added to his cost incurred in the interpleader suit. अगर ऐसा था कि उसमें सूट में, इंटरप्लीडर सूट में जो डिफेंडेंट मेंशन किए गए हैं उनमें से किसी डिफेंडेंट का एक्चुअली प्लेंटिफ के खिलाफ सूट था और वो सूट भी उस ई सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जिसमें उसने क्लेम की है, ठीक है। अब इंटरप्लीडर सूट में जो डिफेंडेंट है वो अदर सूट में प्लेंटिफ है ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। तो एक तरह से ये सेक्शन 10 अप्लाई हो जाता है कि सेम सब्जेक्ट मैटर्स पे अदर कोर्ट में, दो कोर्टों में केस पेंडिंग में है। तो जिस कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट फाइल किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट अभी रूल 1 में भी पढ़ा कि इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ कहेगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस कोर्ट जिसमें इंटरप्लीडर सूट फाइल किया गया है उस कोर्ट के कहने पर वो कोर्ट जहां पे पहले वाला सूट पेंडिंग में है वहां पर उसकी प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी जाएगी। और उस सूट में जो कास्ट है वो जिस सूट की प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी गई है उस सूट में जो कास्ट है वो कोर्ट कास्ट देगी या दिलवाएगी। और अगर वो कोर्ट कास्ट नहीं दिलवाती तो इंटरप्लीडर सूट वाली जो कोर्ट है वो इस सूट को डिसाइड करते हुए कास्ट भी एड करेगी।
अब ये तो जस्ट एक फॉर्मल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है इंटरप्लीडर सूट के हवाले से। अब रूल 4 बता रहा है प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। At the first hearing, the court may declare that the plaintiff is discharged from all liability to the defendants in respect of the thing claimed, award him his cost and dismiss him from the suit. फर्स्ट हेयरिंग में कोर्ट क्या करेगी कि जो प्लेंटिफ है उसको खर्चा दिलवाएगी और उसको सूट से आउट कर देगी, क्योंकि उसकी तो प्लेंट में ही ये बात भी शामिल है कि उसका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और प्लेंटिफ की कोई भी डिफेंडेंट के हवाले से कोई लायबिलिटी नहीं होगी। If it thinks that justice or convenience so require, retain all parties until the final dispose of the suit. एक ऑप्शन ये था कि प्लेंटिफ को आउट कर दिया, उसको उसके खराजात दिलवा दिए गए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोर्ट समझती है कि इंसाफ और आसानी के लिए सारी पार्टीज सूट के फैसले तक मौजूद रहें। तो इस इंसाफ और आसानी के लिए अगर कोर्ट जरूरी समझती है तो सारी पार्टीज को सूट के फैसले तक कंटिन्यू रख सकती है। Where the court finds that the admission of the parties or other evidence enable it to do so, it may adjudicate the title to the thing claimed. अगर कोर्ट सम्मति है, कोर्ट ये फाइंड करती है कि पार्टीज ने जो एडमिशन की है, पार्टी ने जो कोर्ट को बताया है या जो एविडेंस अवेलेबल है, उसके बिना पे कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, तो वो कोर्ट डिसाइड कर देगी उस क्लेम के हवाले से। Where the admissions of the party do not enable the court so to adjudicate, it may direct that an issue or issues between the parties be framed and tried. फर्स्ट पार्ट ये था कि अगर पार्टीज ने एडमिट किया कि हाँ भाई ये एक्स की है या जेड की है या सी की है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडमिशन अगर कोर्ट समझती है कि ये बात क्लियर है तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर उन बातों में और डिस्प्यूट पैदा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और बात क्लियर नहीं हो रही, कोर्ट उस बिना पे डिसाइड नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी, इश्यूज फ्रेम करेगी, जिस तरह अदर सूट्स में इश्यू फ्रेम होते हैं। That any claimant be made a plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि या तो प्लेंटिफ को कोर्ट आउट कर देगी या इंसाफ और आसानी के लिए उसको रिटेन रखेगी। अब बताया गया है कि अब जो एविडेंस के बिना पर या एडमिशन के बिना पर जो अदर पार्टीज है, जो डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने जो अपने क्लेम की है या उनमें से किसी एक ने क्लेम की है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो अब उस इश्यूज फ्रेम कर दिए और उस क्लेमेंट को ओरिजिनल जो प्लेंटिफ था उसकी जगह पर या इन एडिशन टू दैट प्लेंटिफ के तौर पर ऐड कर देगी। एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैटर, और उसके बाद ऑर्डिनरी तरीके से जो सूट की प्रोसीडिंग है वो चलती है, मीन समन, नोटिस, एविडेंस, सारा वो तरीका अप्लाई किया जाएगा। वैसा जस्ट लास्ट रूल है, रूल 5। तो सर भाई साहब आया है लास्ट रूल 5 है, उसके बाद जस्ट फॉर्मली रूल 6 भी है। रूल 5 बता रहा है कि एजेंट्स एंड टेनेंट मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट,
कि nothing in this order shall be deemed to enable agents to sue their principals or tenants to sue their landlords for the purpose of compelling them to interplead with any person other than persons making claim through such principles or the landlords. Nothing, rule 5 बता रहा है कि nothing in this order shall be deemed to enable agents to sue their principals or tenants to sue their landlords for the purpose of compelling them to interplead with any person other than persons making claim though such through such principles of the landlord. अब ये लास्ट जो रूल है रूल 5 बता रहा है कि ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा किस पे, किस बात के लिए कि एजेंट को ये इख्तियार मिल जाए कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ केस दाखिल करे, ठीक है ना, या जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ केस दाखिल करे। किस पर्पज के लिए? क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विथ एनी पर्सन्स अदर देन पर्सन्स मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये ऑर्डर इस बात की इजाजत नहीं देता कि टेनेंट सूट दाखिल करे लैंडलॉर्ड के खिलाफ या एजेंट सूट दाखिल करे प्रिंसिपल के खिलाफ कि उनको कंपेल किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो जो अदर पर्सन्स है उनके साथ इंटरप्लीड करे, एक तरह से मीन्स उनको लिटिगेशन में इन्वॉल्व करे। इलस्ट्रेशंस हैं, सर इलस्ट्रेशन से ये सेक्शन रूल है, ये ज्यादा क्लेरिफाई होता है। इलस्ट्रेशन जस्ट वन है जो हम उसको फॉलो करते हैं कि ए डिपॉजिट ए बॉक्स ऑफ जूल विथ बी एज इज एजेंट है। ए ने बी के हवाले एक ज्वेलरी का एक बॉक्स बी के हवाले किया है। ए प्रिंसिपल है और बी एजेंट है, ठीक है। अब सी केस दाखिल करता है। सी अली दैट द जूल्स वर wrongfully obtained from him by ए, ठीक है। अब सी सूट दाखिल कर रहा है, सॉरी सी इल्जाम लगा रहा है कि जो ज्वेलरी है वो wrongfully obtained from him by ए। सी कह रहा है कि ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है ये ए ने मुझसे wrongfully लिया है और मौजूदा वक्त में वो ज्वेलरी का बॉक्स किसके पास है? बी के पास है। और बी कौन है? ए का एजेंट है। बी एजेंट है, ए प्रिंसिपल है। सी कहता है कि ए ने ये बॉक्स मुझसे, ये ज्वेलरी मुझसे रॉन्गफुली ली है एंड क्लेम देम फ्रॉम बी, और बी को कहता है कि ये उसके हवाले किए जाए, वो उसका मालिक है। बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी।
तो अब इस सिचुएशन में बी, ए एंड सी के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट नहीं दाखिल कर सकता। ठीक है ना। अब सूट दाखिल करें कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है, मैं इंटरप्लीडर सूट फाइल कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब कोर्ट डिसाइड करे कि ये ए का है या सी का है, कोर्ट उसके हवाले करे, तो ये इंटरप्लीडर सूट नहीं दाखिल कर सकता। ठीक है ना। यही बात रूल 5 समझा समझा रहा है कि क्यों नहीं दाखिल कर सकता, कि वो तो है ही प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल ने उसको बतौर अमानत एजेंट के हवाले की है, और एजेंट उसके खिलाफ केस दाखिल करे तो ये कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये रूल कह रहा है कि नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट्स टू सू देयर प्रिंसिपल्स और टेनर्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड्स, कि ये ऑर्डर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एजेंट प्रिंसिपल के खिलाफ सूट दाखिल करे या टेनेंट जमींदार के खिलाफ सूट दाखिल करे फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी अदर पर्सन, के वो 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 लैंडलॉर्ड या वो प्रिंसिपल कुछ अदर जो पर्सन है उनके साथ इंटरप्लीड हो जाएं, लिटिगेशन में आ जाएं। ठीक है। मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और द लैंडलॉर्ड, और वो क्लेम कर रहे हैं, वो लोग जो प्रिंसिपल्स या लैंडलॉर्ड के थ्रू क्लेम करते हैं उन लोगों के अलावा। ठीक है ना। मसलन अगर प्रिंसिपल ए है, वो कहता है कि ये जूलरी का बॉक्स मैंने सी से लिया था, बी को कहता है अब सी को दे दें, तो ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लेम ही उनके थ्रू आ रही है। लेकिन अदरवाइज क्लेम उनके थ्रू नहीं आ रही, जस्ट कोई अक्यूज करता है, एलिगेशन लगाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो एजेंट या टेनेंट उनके खिलाफ सूट दाखिल नहीं कर सकता, उनको इंटरप्लीड नहीं कर सकता। चार्ज फॉर plaintiff's cost where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of the original plaintiff by giving him a charge on the thing claimed or in some other effectual way। जब सूट, ये जो इंटरप्लीडर सूट है, ये सही प्रॉपर तरीके से फाइल किया गया है, कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, तो वो डिसाइड करते हुए वो प्रॉपर्टी जिसके भी हवाले की है, तो प्लेंटिफ का जो खर्चा हुआ था, कास्ट जो हुई थी, वो कास्ट ये डिसाइड करते हुए उनको दिला सकती है। कास्ट किस तरह से दिलवाई जाए, तो जो इफेक्टिव वे होगा जो कोर्ट की नज़र में, उसके तहत वो कास्ट दिलवाई जाएगी। यहाँ पर हम ये आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लें। यस मैम। सर मेरा क्वेश्चन है, रूल 5 से जो रेंट के हवाले से सूट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इंटरप्रेटर सूट्स में? सर जो रेंट के हवाले से सूट्स होते हैं वो वो सूट इंटरप्रेटर के सूट्स में इंक्लूड होते हैं? रेंट के हवाले से जो सूट्स होते हैं, रेंट वाला जो सूट है वो इस इंटरप्लीडर सूट के दायरे में नहीं आ रहा, और यही बात यूं समझें कि कनेक्टेड है पार्ट 5 से, सारी रूल 5 से। जी। सेकंडली कि जो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर्टीज, यू मे कंसीडर इट द प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब रेंट वाले मामले में तो मूवेबल प्रॉपर्टी के इम्कान कम आ जाते हैं, मासवा ये कि रेंट ए कार वाली बात हो। ताम ये जब एजेंट और प्रिंसिपल वाली बात अप्लाई होगी तो वो ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।